हाले करें आप। नमस्कार। आज जो हम ये बनाना की संगोष्ठी कर रहे हैं यहाँ पे अपने जलगांव के साबदा में, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है, हम चाहते हैं कि जितने भी बनाना के इंडस्ट्री में जितने भी स्टेक होल्डर मतलब जितने भी लोग, किसान से लेकर आपके उसके व्यापारी, एक्सपोर्टर, उस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक और उसमें और अन्य जानकारी देने वाली जो बाकी जो और सहायक स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम एक मंच पर ला सके, ताकि जो हमारे यहाँ इस क्षेत्र के जो किसान हैं उनको हम जो अभी इस समय के अनुरूप जो जानकारियां हैं उनको हम आसानी से उनको एक जगह मुहैया करा सकें। यारा के बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा। यारा 2011 से भारत में काम कर रही है और हम विश्व के अन्य देशों में भी काम करते हैं। और अगर क्योंकि यहाँ पे बात बनाना की हो रही है, आज बनाना की गोष्ठी है, तो बनाना पे मैं बताना चाहूँगा कि फिलीपींस कंट्री, जिसको शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि बनाना के उत्पादन के लिए और बनाना के रिसर्च के लिए काफ़ी उसका ग्लोबली काफ़ी रेपुटेशन है। और फिलीपींस में अगर बनाना इंडस्ट्री में अगर आप रिसर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि बनाना में वहाँ के जो फार्मर हैं वो यारा के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी, यारा के उत्पादों के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बहुत है और वो यारा के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो जो क्वालिटी है एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो काफ़ी बढ़िया एक्सपोर्ट क्वालिटी बना पाते हैं। इस गोष्ठी जो आज हमने यहाँ पे बनाना समिट किया है उसके माध्यम से हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि जो इस तरीके की जानकारी है, क्योंकि यारा के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारे और सहयोगी हैं जो हमारे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं या हमारे बनाना रिसर्च स्टेशन के जो यहाँ पे वैज्ञानिक हैं, या हमारे कुछ और स्टेक होल्डर हैं, कुछ एग्री इनपुट कंपनीज हैं, उन सभी के पास अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। वो एक्सपर्ट अपनी जानकारी यहाँ लेके आए और यहाँ का जो किसान है, जलगांव का किसान, आज के डेट में पिछले अगर कुछ सालों में अगर देखें तो उन्होंने काफी तरक्की की है, काफी अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो एक गैप दिखता है वो ये दिखता है कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर, उस पर हम ज्यादा अपना ध्यान नहीं ला पा रहे। सस्टेनेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर हमारा किसान पिछले 5 साल में अगर उसने अपने उत्पादन को बढ़ाया है तो क्या आने वाले 50 साल तक क्या वो इसी दर से उत्पादन को बढ़ा पाएगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्पादन बढ़ाने की इस दौड़ में वो अपनी मिट्टी के साथ कुछ समझौता कर रहा है? क्या वो इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ, या जो प्रोड्यूस वो तैयार कर रहा है उसकी क्वालिटी के साथ कहीं पे समझौता हो जा रहा है? तो हमारा आने का उद्देश्य यही था कि क्योंकि यारा के जो उत्पाद है वो इन्वायरमेंट और मिट्टी के लिए काफी सुरक्षित है, अगर उनका इस्तेमाल होता है तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने से भी मिट्टी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि प्रयोगों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। और यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी, क्योंकि अभी अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो एक्सपोर्ट में हर देश ने अपने लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं। उन मानकों में या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वहां तक लाने के, अगर वो वहां तक नहीं आती हैं तो उनको अपने उत्पाद का वो दाम नहीं मिलेगा। और वो दाम उसको तभी मिलेगा जब वो उन मानकों पर खरे उतरेंगे, और उन मानकों पे खरे उतरने के लिए उनको ऐसे उत्पाद इस्तेमाल करने होंगे जिनके अवशेष पौधों में ना मिले, या फिर जिसकी वजह से कुछ ऐसी समस्याएं ना हो कि आपके लॉट जो है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रिजेक्ट होके आए। तो एक उद्देश्य हमारा ये भी था। दूसरा, कुछ हमारे पास बहुत अच्छे अपने पिछले कुछ सालों में जो हमने यहाँ बनाना के किसानों के साथ काम किया है जलगांव क्षेत्र में, हमारे पास बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिनको हम अपने कुछ किसान भाइयों को, जिन्हें हमने बुलाया आज की गोष्ठी में, उनके साथ साझा करवाना चाह रहे हैं। उनमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि हमारे कुछ किसान भाई हैं जो पहले बनाना का उत्पादन तो अच्छा करते थे, वो यील्ड मतलब उत्पादन अच्छा आता था, लेकिन अगर आप बात करें दाम की, जो मुनाफा है, मुनाफा ज्यादा तभी आएगा जब उस उत्पाद को आप विदेश में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब आप उसको भारत में ही बेच रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो आपको वो दाम नहीं मिलेगा। तो हमारे कुछ किसान हैं जो पहले 5 से 10% अपने उत्पाद को एक्सपोर्ट कर पाते थे, लेकिन हमारे उन किसानों ने जो पिछले 4-5 सालों में से जो यारा के साथ जुड़े हैं, इन उत्पादों को इस्तेमाल करने के बाद और हमारी जो जिस तरह से हमने अपने उनको रिकमेंडेशन या उनको कुछ प्रोग्राम्स बना के उनके लिए दिए थे, उनकी मिट्टी की जांच के आधार पर,
उनकी जरूरत के हिसाब से, उससे उनके आज वो किसान जो है अपने उत्पाद का 90 से 95% तक एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जो पहले 5 से 10% एक्सपोर्ट कर पाते थे, अब वो इतनी बढ़िया क्वालिटी अगर बना पा रहे हैं कि 90 से 95% उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो सीधे सीधे उन किसानों की आमदनी और उनका मुनाफा बढ़ा है। हम चाहते हैं कि ये जो किसान अभी हमारे पास गिनती के हैं, क्योंकि हमसे अभी जो जुड़े हुए किसान हैं और जो उस तरीके की समझ रखते थे या नया सीखना चाहते थे, उन्होंने ये फायदा उठाया। इस तरीके के जो हम बनाना समिट कर रहे हैं, उससे हमारा एक बड़ा उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि जलगांव और इस क्षेत्र के अधिकतर किसान जो बनाना उत्पादन में जुड़े हैं, वो इन जानकारियों को समझे, अपने इसको इनका पालन करें और बाकी स्टेक होल्डर से भी जो जानकारियां हैं वो लेकर वो किसान भी अपने उत्पाद के उत्पाद की ऐसी क्वालिटी बना पाए ताकि उनको भी वो मुनाफा मिले जो हमारे पास कुछ चुनिंदा किसान है जो ये काम कर पाते हैं। तो यही हमारा आज का इस मीटिंग से को करने का उद्देश्य है। और मैं यारा में काम करता हूँ। महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़ और गुजरात में जो भी बिजनेस है उसके लिए मैं कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्सिबल हूँ। और हम कुछ सालों से या लास्ट के हम देखें 2011 से हमने अपना काम जो है महाराष्ट्र में यहाँ पे शुरू किया था। तब से लेके यारा जो है हर साल किसानों के साथ मिलके उनकी प्रॉब्लम को समझ के अपने जो उत्पाद हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ किसानों के साथ मिलके उनके साथ उत्पाद को बढ़ाने में, क्वालिटी को बढ़ाने में किसानों के साथ एक साथ मिलके हम कदम टू कदम उनके साथ चल रहे हैं। हमारे पास जो भी उत्पाद है काफ़ी सारे किसानों ने उनको यूज़ किया है। जिसने भी यूज़ किया है वो उन्होंने ज़रूर अपनी क्वालिटी में और अपनी प्रोडक्टिविटी में भी उन्होंने काफ़ी इजाफा पाया है। कोई भी हमें ऐसी शिकायत नहीं है जिससे किसान बोलता है कि मुझे क्वालिटी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो भी हम उत्पाद अपना यहाँ पे दे रहे हैं, सेम वही प्रोडक्ट जो हमारा दूसरे देशों में जो भी जहाँ पे अच्छी किस्म की खेती होती है वहाँ पे भी वो यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं किसानों के द्वारा। विकसित देश में तो किसान इन चीजों को समझने लगे। इन देशों में उत्पादन बढ़ाने की होड़ में किसान कई बार ना उसको, क्योंकि इतनी जानकारी अभी नहीं है। आप यहाँ भी जितने किसान आए हैं, अगर आप उनसे भी बात करें तो आप पाएंगे कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी किसान को करता हुआ कोई उत्पाद इस्तेमाल करता हुआ देख के इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद नहीं इस चीज को समझते कि ये करने की मेरे को क्या वाकई जरूरत है, या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसके करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। सर, मेरा सवाल ऐसा है कि आपकी कंपनी ने यहाँ की जो मिट्टी है उसका अगर परीक्षण किया होगा तो उसमें क्या पाया गया है, क्या कमतरता पाई गई, और उसके बारे में आप किसानों को क्या बता सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। मेरा जो मैं अभी बताने जा रहा था वो बिल्कुल इसी चीज से संबंधित था। हमारे पास यारा में एक बहुत बढ़िया एक हाईली सोफिस्टिकेटेड एक लैब है जो यारा एनालिटिकल सर्विसेज के नाम से है, और बबराला उत्तर प्रदेश में जहां हमारा यूरिया का प्लांट है वहां पर ये लैब स्थित है। हम साल के करीब 40,000 सैंपल जो हैं जो हमें देश भर से मिलते हैं, क्योंकि उसमें सैंपल हमारे पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से भी आते हैं, महाराष्ट्र से हमारे पास काफी किसान सैंपल भेजते हैं, और यूपी और नॉर्दर्न स्टेट, क्योंकि उनके लिए वो लैब पास पड़ती है, वो तो बड़े आराम से वहाँ पे सैंपल भेजते हैं। सो यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रहा था कि उत्पादन की दौड़ के चक्कर में किसान जो इस्तेमाल कर रहे हैं उत्पाद, और दूसरा हमारे पास किसानों को क्या होता है ना कि वो पैर के पास की चीज कुछ किसान देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो आपके जो बल्क फर्टिलाइजर जिन पे सब्सिडी की वजह से वो सस्ते हैं, उनको इनिशियल या आरंभिक जो उनको जो लगानी है लागत उसमें सस्ते पड़ेंगे, वो उनको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि उन्हें बेसिक आधी चीजें पता है कि भाई पौधों को नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस चाहिए, उसके साथ उसको कुछ कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, बोरॉन चाहिए। ये जो वैज्ञानिकों ने या कुछ एक्सपर्ट ने बता दिया है, उन्हें ये पता है। लेकिन इसमें एक और चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और समझनी चाहिए कि खाली उत्पाद को या इन न्यूट्रिएंट को देने से ही काम नहीं चलता। वो जिस फॉर्म में चाहिए, जिस रूप में चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या जिस फर्टिलाइजर को आप डाल रहे हो, जिससे ये आप न्यूट्रिएंट आप दे रहे हो पौधों को, क्या उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो उसके साथ में जुड़ के जा रही हैं? क्योंकि जब कोई प्रोड्यूस सस्ते बनते हैं तो सस्ते बनने में उसमें प्रोसेसिंग वाला जो प्रोसेस होता है, जो जिसको बनाने की प्रक्रिया होती है,
जो उसमें लोग कंप्रोमाइज कर जाती हैं, कुछ छोटी कंपनियां या कुछ छोटे जो उत्पादक हैं, और उसकी वजह से होता क्या है कि उसमें हैवी मेटल्स जो नुकसानदायक हैं या ऐसे चीजें, क्लोराइड या ऐसी चीजें जो मिट्टी में बार बार डलने से मिट्टी खराब होती है। और यही एक वजह है जो आप लोग सुनते आए होंगे कि अगर किसी शहर के किसी आदमी से जिसका एग्रीकल्चर से कोई संबंध ना हो, आप अगर उससे बात करो तो वो सीधे एक चीज बोलेगा, क्योंकि वो न्यूज पढ़ रहा है, इंटरनेट पे इंटरनेट कर रहा है, गूगलिंग कर रहा है, वो एक चीज बोलेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो मिट्टी खराब हुई है। लेकिन उसे आधी सच पता है, अगर आप गलत केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो मिट्टी खराब हो रही है, क्योंकि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो आप इतना उत्पादन नहीं ला पाओगे। जितनी पॉपुलेशन आज की डेट में बढ़ रही है वो उनमें भुखमरी की नौबत आ जाएगी, आप उनको सही से खाना नहीं दे पाओगे। तो यारा के उत्पाद जो हैं उनमें उनके जो रॉ मटेरियल है, पहली चीज का रॉ मटेरियल का जो सिलेक्शन हम करते हैं, हम उस तरीके के माइंस या उस तरीके के सोर्सेज से करते हैं जहां पर उन उत्पादों के साथ में इस तरीके के हैवी मेटल या ज्यादा क्लोराइड या मिट्टी में जब फर्टिलाइजर के रूप में जाएंगी तो नुकसान दे सकती है, वो कम से कम हो या ना हो। दूसरा चीज, हमारा जो इन उत्पादों को बनाने का जो प्रोसेस है, कई टेक्निक जो हमारी फील्ड टेक्नोलॉजीज हैं हमारे यारा मिला कॉम्प्लेक्स की या हमारे बाकी जो फर्टिलाइजर्स की, वो इतने इस तरीके की पेटेंटेड टेक्निक्स हैं जिनको बनाने में इस तरीके के जो वातावरण में जो गैस, जो ग्रीन हाउस गैस छूटती है उसकी तो कमी होती है, तो हम वातावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करते। दूसरा, उनको बनाने में इस तरीके के हैवी मेटल्स को अगर वो रॉ मटेरियल में कहीं पे उन्हें हटा दिया जाता है, और उसके बाद जो प्रोड्यूस बाजार में आता है वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड है। इसीलिए आप सरप्राइज होंगे कि यारा के अधिकतर उत्पाद जो हैं वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड के हैं, जबकि आज की डेट में एग्रीकल्चर में लोग जब डालते हैं, और अगर किसी ऐसे किसान से जिसको ज्यादा उसने पढ़ाई ना की, जानकारी ना की हो, आप उसको अगर बात करेंगे, उसके लिए वो बैग देखेगा, वो देखेगा इस बैग में एनपीके इतने परसेंट है, इस बैग में इतने परसेंट है, उसके लिए दोनों बराबर होंगे। लेकिन असल में उसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक को लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी मिट्टी खराब हो रही है, एक को लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मिट्टी पे दुष्प्रभाव ना होने की जगह कुछ और अच्छी चीजें हो रही है, क्योंकि अगर सही न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं तो आपका जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी वृद्धि होती है। और इसीलिए जहां यारा के उत्पाद लंबे समय से तक किसानों ने इस्तेमाल किए, उनकी मिट्टी की हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट हुआ। आपका सवाल था यहाँ के कुछ नमूनों की जांच को लेकर, तो हमने यहाँ काफी नमूनों की जांच की थी, जो मिट्टी के सैंपल जो यहाँ से जाते हैं, और उसमें हमने यहाँ जो पाया है कि यहाँ पर जो फार्मर, कई फार्मर ऐसे हैं उनके मिट्टी में कई माइक्रो न्यूट्रिएंट की काफी कमी है, या जो कुछ पोषक तत्व हैं वो उस फॉर्म में है, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस अवेलेबल है लेकिन वो इस फॉर्म में है जिस फॉर्म में पौधे ले नहीं सकते। अब यहाँ पर फिर एक किसान गलती करते हैं, कई बार किसान सोचता है कि अगर अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, मिट्टी में है, अब मिट्टी में है उसके लिए उससे कोई मतलब नहीं होता, उसे पता होता है कि हमारी मिट्टी का पीएच ज्यादा है और पीएच ज्यादा होने से फास्फोरस की कमी हो जाएगी। अब इस चीज को किसान अगर पूरा नहीं समझता है तो वो क्या करता है, इसमें एक्सेस डीएपी या एक्सेस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, अगर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि सबसे महंगे फर्टिलाइजर के अवयव हैं जो जिसमें सबसे ज्यादा लागत लगती है। तो एक तो अगर वो डाल रहा है तो उसकी लागत बढ़ रही है, दूसरा उसको डालने से, क्योंकि मिट्टी में वो है, फिक्स फॉर्म में है, अभी पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्सेस ज्यादा डालने से वो दूसरे बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जिंक या कुछ और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनकी भी कमी कर देता है। मतलब आपने डाली थी अच्छाई के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन उसको डाल के आपने डबल नुकसान कर दिया। एक, आपने अपनी लागत बढ़ा दी, दूसरा उसकी ज्यादा डालने से आपने कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व जो पौधों को चाहिए होता है मिट्टी में थे, उनको भी आपने उनसे फिक्स करवा दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी सॉइल टेस्टिंग होती है उसमें उनके आधार पर हम उनको रिकमेंडेशन भी देते हैं कि आपकी मिट्टी की जो जांच हुई है उसके आधार पर आपके खेत में इन तत्वों की कमी है या इनकी आपकी उपलब्धता है या ये अधिक है। तो आप जब अपने खेत में फर्टिलाइजर डालो तो इस मात्रा में, इस अनुपात में डालो, ताकि जितना जरूरत है उतना ही पौधे को दिया जाए। इससे किसान की लागत में कमी होगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मिट्टी की जो हेल्थ है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, उससे हम खिलवाड़ नहीं करेंगे।
सो ये हमारा है, और इसके लिए सीधा सा एक नियम है जिसको यारा प्रमोट करता है, इसको हम 4R कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो 4R कॉन्सेप्ट में 4R, पहला जो है वो R इसमें राइट है, मतलब सही। तो पहला R राइट फर्टिलाइजर, राइट मतलब सही उत्पाद का चयन करें। दूसरा, सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें, राइट डोज। तीसरा, उसका सही समय पर इस्तेमाल करें। और तीसरा, सही जगह पर और सही फॉर्म में इस्तेमाल करें। चौथा, तो अगर आप इस तरीके से करते हैं, ये 4R कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अगर इनका अनुसरण करते हैं, तो ना तो मिट्टी की आप हेल्थ खराब करेंगे, और जितनी जरूरत है उतना देंगे, तो आपकी जेब के ऊपर भी भार नहीं आएगा, और जितना जरूरत है उतना अगर पौधे को मिलेगा, तो जो क्वालिटी, जो उत्पादन आपको उससे चाहिए, वो पौधा आपको देगा। सर, मेरा एक सवाल और है कि तंत्रज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। तंत्रज्ञान जो है, संशोधन जो है, रिसर्च अच्छा जी, बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ने वाला है। जी, फिर भी केले पर जो कोरोना अपना ये करपा आता है, बंजी टॉप आता है, ये पूरी तरह से मिटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके लिए किसानों ने क्या करना चाहिए? कौन सा ये सिकाटो का है, करपा है, बंजी टॉप है। ठीक है। देखिए, इसके लिए पहले तो ये बोलेंगे कि जो वैरायटी डेवलप हो रही है, एक तो जो बीज, सबसे पहले हमारा प्लांटिंग मटेरियल है। प्लांटिंग मटेरियल किसी भरोसेमंद जगह से लें, सोर्स से लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको इसमें भी जो वैरायटी भी बनती है, जो डेवलप होती है, उसको भी अगर सही तरीके से डेवलप नहीं किया गया है, तो वैरायटी के अंदर भी शुरुआत, मतलब उस प्लांटिंग मटेरियल में शुरुआत से इन बीमारियों के इन्फेक्शन आ सकते हैं, जो तुरंत आपको नर्सरी में नहीं दिख रहे हैं, या आपको जब पौध लाए तब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन खेत में लगाने के बाद अगर उसमें कहीं पे उसके पैथोजन है, या उसको इनोकुलम बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो अगर है, तो ये आगे रोग के लक्षण वहां पे खेत में दिखाएंगे। दूसरा, खेत में अगर कहीं पर आपको पता है कि ये समस्या की शुरुआत हो रही है, या किसी खेत में बार बार इस तरीके के रोग आते हैं, तो उन खेतों को भी कुछ समय के लिए बदलना चाहिए। आप एक ही क्रॉप के बाद एक ही क्रॉप अगर लगाते जाएंगे, तो सेम जो पैथोजन है जो उस खेत में पिछली बार आए थे, उनके इनोकुलम मतलब आप इसको ऐसे समझिए, उनके बीमारी के बीज होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक बीज होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, वो उस खेत में वहां पे उनका एक बिल्डअप होता रहेगा, मतलब एक बैंक बनता रहेगा, जमाव होता रहेगा, और साल दर साल उस रोग के आने की समस्या बढ़ जाएगी। दूसरा, कहीं पर अगर प्रभावित पौधे हैं, तो वहां पर आप उस पौधे को तो ट्रीट करें ही, और अगर उससे लगता है कि इसमें इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, तो उस एक पौधे को उसको हटा के, और कई बार गलती किसान क्या करता है कि इन्फेक्टेड पौधा, खासकर ये चीज वायरस में ज्यादा दिक्कत करती है, कि कोई वायरल बीमारी आई, उसके पौधे को किसान ने काट तो दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि वो पौधे को हटा दो, लेकिन काट के खेत में छोड़ दिया। तो आपके जिन वजहों से बीमारी फैल सकती है, उनको आपको खेत से दूर ले जाके सही से उनका निस्तारण या उनको इरेडिकेट करना भी आपको जरूरी है। तो अगर आप ये करेंगे, प्लस खेत में साफ सफाई रखेंगे, कई बार बीच में घास है या सफाई नहीं है, या आपने इतनी ज्यादा क्लोज स्पेसिंग कर दी है जहाँ पे आपने पौधे बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ है, हवा का उसमें प्रभाव नहीं हो पा रहा है, तो रोग बीमारियां बढ़ती हैं। और तीसरी, क्योंकि हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से हैं, तो हम अपने से संबंधित बताएंगे कि कहाँ पर गलती होती है प्लांट न्यूट्रिशन में। कई बार किसान जो फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करता है, प्लानिंग करता है, अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर है, या उसका जो सक्युलेंसी है, जिससे उसका मुलायम होता है, उस चीज को बढ़ाता है। तो अगर नाइट्रोजन बढ़ती है, ज्यादा अगर नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो पौधे रोग, कीट, बीमारियों के लिए बड़ा अच्छा एक टारगेट बन जाते हैं। तो नाइट्रोजन की सही मात्रा रखें, जरूरत से ज्यादा ना दें, और समय पर जो अन्य पोषक तत्व हैं उनको दें। नाइट्रोजन कम देने से आपने क्या करा, पौधे को जिसकी वजह से वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उस वजह को आपने रोक दिया। अन्य पोषक तत्व देने से क्या हो गया कि वो कहते हैं ना कि आप अगर खाया पिया बच्चा है, हेल्दी है, तो उसको बीमारियां कम होती हैं। तो अन्य पोषक तत्व अगर आपने सही से सही समय पे दिए हैं, तो पौधा हेल्दी रहेगा, और अगर पौधा हेल्दी है तो उसमें रोग बीमारियां कम आएंगी।
बाकी कुछ अगर वायरल डिजीज है, वायरस से है, तो वो वेक्टर के कारण संक्रमण उनका होता है। रस चूसने वाले कीड़े अक्सर जो होते हैं वो उनको फैलाते हैं। तो ऐसे में आपको खाली खाद पानी डाल दिया उससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको सारे जितनी भी खेती के से संबंधित क्रियाएं हैं उनको सही से समन्वित करके, और वहां पे अगर आप खेत में करेंगे, आप सही समय पर फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे, सही समय पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, सही समय पर अगर खाद का इस्तेमाल करेंगे, सही पानी देंगे, तो आपके खेत में इस तरीके की बीमारी समस्याएं कम आएंगी। इसमें देखिए पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि एकदम से अगर आप बोलें कि अभी से अभी हम कोई कमिटमेंट करेंगे, तो कमिटमेंट हम उसमें अभी के लिए तुरंत के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं। हम जिस चीज में बेस्ट हैं वो है कि हम जो उत्पाद बनाते हैं जिससे पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं, वो हम वर्ल्ड क्लास बेस्ट क्वालिटी के बनाते हैं, और ऐसे बनाते हैं जिससे मिट्टी, पानी, वातावरण, पौधे, इंसान या जानवर किसी को कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज, आपका जो सवाल है उसमें हमने इनडायरेक्टली भी हमने काम किया है, और ये जो इस तरीके का आप जो बनाना समिट आज जो देख रहे हैं उसमें आप ऐसे समझिए कि इसी दिशा में एक पहल है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे स्टेक होल्डर्स को लेके आए हैं। हमारे विश्व के बाकी देशों में भी हमारे यारा की टीम काम करती है, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बनाना के लिए आपकी जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं सॉरी कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, या आपका इधर फिलीपींस हो गया, इन कंट्रीज में बनाना का उत्पादन काफी अच्छा होता है, और ये वो देश हैं जहाँ पे यारा का उत्पाद काफी किसान यूज भी करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रशिया, आपने शायद रशिया का नाम लिया था अगर मैंने गलत नहीं सुना, रशिया या बाकी और कंट्रीज हैं, वहाँ जहाँ कहीं भी यारा की जो लोकल टीम है हमारे, उनके साथ भी कांटेक्ट, क्योंकि वो हम सब कनेक्टेड रहते हैं। हमने सेब के लिए इस तरीके के कुछ कॉन्टेक्ट्स अपने क्रॉस लर्निंग के लिए या कुछ इंटरेक्शन के लिए कुछ कराए थे। हमने इसी तरीके के कुछ क्रॉस लर्निंग, क्रॉस इंटरेक्शन के सेशन जो हैं हमने जो द्राक्ष है, अंगूर है, उसके लिए पहले हम करा चुके हैं। सेम लाइन में हम कुछ एक्सपोर्टर्स को कनेक्ट करके, बाकी जिन कंट्रीज में यहाँ का द्राक्ष एक्सपोर्ट होता है उन कंट्रीज में वहां पे हमारी टीम ने वहां के एक्सपोर्टर्स से, जो इंपोर्टर है वहां के, जो यहाँ से लोग यहाँ से कनेक्ट होते हैं, उन लोगों के साथ लाइजनिंग कराई थी, ताकि उनकी जरूरत को पता चले और उनको भी ये मैसेज जाए, क्योंकि वो यार वो जानते हैं, उन्हें ये मैसेज जाए कि अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो ये वही उत्पाद है जिसमें वही उत्पाद पड़ा है जो आपके, जो इस देश में या इन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्री में जो इसको उत्पाद पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस को, क्योंकि आप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का लोकल देखेंगे तो जो केला निर्यात हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है, क्योंकि किसानों को इसके लिए वजह से भाव नहीं मिल रहा है, और भाव नहीं मिलने की वजह से आप जिस प्रकार से फर्टिलाइजर ज्यादा रेट वाले होंगे, किसान डरता है कि अगर हम डाल देंगे फिर क्या होगा आगे, यानी डर नहीं मिला। अगर आप एक्सपोर्ट की ये लगा देंगे, आप देखिए यहाँ पे अभी जलगांव जिले में इस साल में कम से कम 65,000 हेक्टेयर पर केले की लागवड हुई इस साल 2025 में। तो अगर इससे आधा माल भी अगर एक्सपोर्ट होता है तो कम से कम 1500 के 2000 तक केले के भाव रहते हैं, और किसान आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा अच्छी केला निकालने की यूज कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर निर्यात का भी अगर आप कुछ साकली चेन बनाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे पास उदाहरण भी हैं। और दूसरा देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ लोग ना कई बार जब बोलते हैं किसी कंपनी की तरफ से, तो बोलने में उनकी तरफ से आता है कि नहीं हम तो सिर्फ समाज सेवा या किसान सेवा कर रहे हैं। देखिए, यारा भी एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है ना। हम ऐसा नहीं है कि यारा कोई ऐसा नहीं है कि 100% कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट जनरेटिंग करती है, लेकिन काम करने के तरीके अलग होते हैं। आप पैसा गलत तरीकों से भी कमा सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक आप सस्टेनेबल नहीं रहता। आप पैसा ऐसे भी कमा सकते हैं कि सामने वाले का आपने फायदा कराया, वो आपके उस प्रोडक्ट से, आपके सर्विसेज से इतना खुश हुआ कि उसने आपको ज्यादा बिजनेस किया। तो हम दूसरे वाली अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो उसमें हमारे लिए, हमारे साथ में हमारी कॉर्पोरेट अफेयर जो है, अभी जैसे आप बात करते कि एक्सपोर्ट करना है बनाना यहाँ से, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम जलगांव में काम कर रहे हैं काफी टाइम से, और बनाना जो एक्सपोर्ट होगा हमारा शोलापुर के एरिया से कर रहे हैं। शोलापुर के एरिया में जाएंगे अगर आप, तो वहाँ
जो भी तो प्रोडक्ट्स हैं। आज अगर हम देखते हैं तो सोलापुर में आज की डेट में सिर्फ 7 से 8 हजार हेक्टेयर पे केली की लागवड है, लेकिन वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 60,000 हेक्टेयर पर भी लागवड होकर अपन सिर्फ 10% ही आज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ बेच सकते हैं। मैं इसके बारे में उदाहरण दूंगा, जैसे कि मैं इस एरिया में बोल रहा हूँ कि काम कर रहा हूँ, जो भी फर्टिलाइजर की बिक्री होती है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कंपनी की तरफ से। वहाँ का जो किसान है, इस तरह के जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर बोलेंगे उसकी जो खपत है वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। हमने बोला कि हम यहाँ जो भी आपको फर्टिलाइजर दे रहे हैं, सेम जहाँ पे दुनिया में अच्छी किस्म का केला होता है, चाहे वो इक्वाडोर ले लें चाहे आप मलेशिया ले लें, जहाँ पे हमसे भारत देश से भी ज़्यादा केला उत्पाद किया जाता है, तब आप वेरी गुड इन प्रोडक्टिविटी। सेम वही प्रोडक्ट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और ये जो हमारा पहला है, ये बनाना वैल्यू चेन समिट, जिसमें हमने अलग अलग इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लगाए हैं। चाहे फर्टिलाइजर हम बोलते हैं कि यारा जो ग्लोबल लीडर है, अच्छी किस्म की हमारे पास उत्पाद है। हमने हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, बेयर क्रॉप्स हैं, उनको साथ ही जो भी बीमारी आ रही है या कोई भी कीटनाशक या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो अपना सोल्यूशन देंगे। फर्टिलाइजर अच्छा है अगर आपके पास सही डालने की या मॉइस्चर कितना है, कितने में रिजॉल्व होगा, उन कंपनीज के वैल्यू चेन को मिलाया हुआ है, जो उसमें एक्सपर्टीज हैं, प्लस गवर्नमेंट के जो भी हैं अधिकारी वो लोग भी आए, वो लोग बता रहे हैं। एक इट्स एन एफर्ट जिससे कि हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमने इवन सोलापुर से ग्रोअर यहाँ पे लाए हुए हैं, ताकि वहाँ के ग्रोअर यहाँ पे बता सकें हम क्या अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के किसान भी कुछ ना कुछ उनसे सीख के या फिर उनके जैसा कुछ करने की कोशिश में अपना उत्पाद को बढ़ा सकें। हम जलगांव को काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे कोशिश है कि इस तरह के उत्पाद जो वहाँ पे सोलापुर में ज़्यादा बिक रहे हैं या ज़्यादा किसान को यूज़ कर रहा है, उनकी प्रैक्टिस यहाँ भी शेयर करके हम यहाँ कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मी केशव बरकले, बायो रिजनल मॅनेजर वेस्ट झोन। तर आज आपण जळगावमधील सावदामध्ये जो कृषी केळी संमेलन आयोजित केलंय, यारा इंडिया आणि केळी संशोधन केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने आपण केळी मूल्य साखळी संमेलन आयोजित केलंय। याच्यामध्ये आमचं उद्दिष्ट एकच आहे की क्षेत्रीय सहयोग वाढवणे आणि शेतकऱ्यांची समृद्धी वाढवणे। तर यारा ही जी कंपनी जागतिक स्तरावर काम करणारी कंपनी जगभरातील लगभग 160 देशांमध्ये काम करते आणि ही जगभरामध्ये क्वालिटी प्रोडक्ट म्हणून ओळखली जाणारी कंपनी। भारतामध्ये पण ती 2011 पासून काम करते। यारा ही जे प्रोडक्ट आहे हे जमिनीतून टाकण्यासाठी असणाऱ्या ग्रेड असेल, पॉली न्यूट्रिशन असेल किंवा ड्रिपमधून सोडण्याची गत असेल, या सर्व काम करते आणि संतुलित अन्नद्रव्य व्यवस्थापनावरती यांचा भर असतो। जमीन, माती, पाणी, नंतर मानव याला कुठल्याही नैसर्गिक पर्यावरणात कुठलीही नैसर्गिक हानी पोहोचू नये, यारा याच्यावर मुख्य कार्य करते। याराचे जे उत्पादन आहे हे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी वापरून त्यांना खूप चांगले फायदे पण झालेले। केळीचा जर विचार केला तर आपण केळीमध्ये पण 2011 पासून काम करतोय। केळीचे शेतकऱ्यांनी पण बऱ्याच शेतकऱ्यांनी चांगले याराचे उत्पादन वापरून आणि चांगले उत्पादन घेतले, एक्सपोर्ट यील्ड पण काढलेले आहे। तर काही आपण उदाहरण असेल जवळ तर बरेच शेतकरी असतात, जसे महाजन सारखे काही असं काही एक्सपोर्ट मध्ये पण याच्यात भरपूर वाढ केलेली आहे। तर आपण याराचा जर विचार केला तर यारा ही आताच्या जे प्रोग्राम मध्ये सहभाग मध्ये असेल, आमचे व्हॅल्यू चेन पार्टनर असेल, तर व्हॅल्यू चेन पार्टनर मध्ये असेल बनाना रिसर्च स्टेशन असेल जळगाव, तर केव्हीके जळगाव असेल, तर केव्हीके पाल असेल, बायर क्रॉप सायन्स असेल, ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र शासन असेल, जैन इरिगेशन असेल, फायलो असेल, मायक्रोबॅग, या सर्व कंपन्यांनी याच्यात सहयोग या कार्यक्रमामध्ये दाखवलेला आहे। तसेच बाकीचे जे आमचे याराचे जे पूर्णपणे टीम असेल, यांनी एकत्रित येऊन हा प्रोग्राम जवळपास 500 शेतकऱ्यांना बोलून 500 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना बोलून प्रोग्राम यशस्वीपणे पूर्ण पार पाडलेला आहे। त्याच्यात तुमच्या सर्वांच्या सहयोगानं हा याराचा जो प्रोग्राम आहे केळी संमेलन, हे पहिलं संमेलन आपण जळगावमध्ये आयोजित केलेलं आहे। तर खूप खूप धन्यवाद सर्वांचे।